ओके, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूड। कुछ हम लोग एग्जांपल देख रहे थे। फार्मूला मैंने आपको बता दिया था। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस चाहिए, कितना में से, एन में से, तो क्या फार्मूला होगा, एन सी आर पी टू द पावर आर क्यू टू द पावर एन माइनस आर। ये आर यहाँ पी पे और क्यू पे कितना, एन माइनस आर। ये लगा दोगे तो प्रोबेबिलिटी आपको मिल जाएगा। ठीक बात है। चलो कुछ और एग्जांपल देखते हैं। मान लो डाइस का एग्जांपल है कि डाइस का एग्जांपल है, ए डाइस इज रोल्ड। ए डाइस इज रोल्ड 3 टाइम्स। ए डाइस इज रोल्ड 3 टाइम्स। या से बोल सकते हो 3 डाइसेज आर रोल्ड। 3 डाइसेज आर रोल्ड, ऐसे बोल दिया। क्वेश्चन पूछा what is probability that, ठीक है, probability that 6 होता ना डाइस पे, 6 अकर at least 1 टाइम। 6 अकर at least 1 टाइम, कम से कम एक बार 6 आ जाए। अब देखो, 3 डाइस को फेंका, 3 डाइस को थ्रो किया, 6 क्या हो सकता है। कहने का मतलब ये क्वेश्चन बायनोमियल से बनेगा। क्यों बताओ, क्योंकि आपने एक डैश को 3 बार फेंका या 3 डैश को आपने थ्रो किया। एक्सपेरिमेंट आपने रिपीट किया 3 डैश के ऊपर। आपस में सभी डैश क्या है, इंडिपेंडेंट। भाई किसी पे 6 है, किसी पे 1 है। किसी को देख के थोड़े ना आएगा कि भाई उस पर 6 आ रहा है तो मैं नहीं आऊँगा इस पर, या पहली बार 6 आया तो दूसरी बार। इंडिपेंडेंट हो गया। 6 का आना क्या मान लो, सक्सेस। किसको मानोगे सक्सेस, जिसका अभी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए पूछे, 6 का प्रोबेबिलिटी पूछा, इसी को मान लो सक्सेस। 6 का आना सक्सेस और 6 का नहीं आना फेलियर। तो बताओ सक्सेस की प्रोबेबिलिटी पी होता है। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी पी कितना होगा, 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1/6। और नहीं आने की 1 में से माइनस कर दो, 5/6। बढ़िया। अब बताओ आर क्या है, आर है नंबर ऑफ सक्सेस। आर है नंबर ऑफ सक्सेस। आर मान लो चाहे एक्स मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। सक्सेस कितना होगा बताओ, 3 में 3 डैश फेंका तो उस पर 6 कितना पे आ सकता हो सकता है, 0 पे 6 आए, या 1 पे आए, या 2 पे आए, या तीनों पे 6 आ जाए। ठीक है, 3 में 0 6, 3 में 1 6, 3 में 2 6, 3 में 3 6। अब मुझे बताओ आपसे क्या पूछा, एटलीस्ट 1। एटलीस्ट 1 का मतलब ये हो गया एटलीस्ट 1, 0 छोड़ के, ये कहलाता है जी एटलीस्ट 1। अब 3 में 1 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालो, 2 निकालो, 3 में 3 निकालो और तीनों को जोड़ दो, तीनों को जोड़ दो तो प्रोबेबिलिटी आपको मिल जाएगा। लेकिन जब कभी भी एटलीस्ट 1 पूछे ना, एटलीस्ट 1 जब कभी पूछेगा ऐसे, तो इसका मतलब क्या होगा, होता क्या, देखो प्रोबेबिलिटी में ये प्रॉपर्टी भी है, आगे बताऊंगा। सारे प्रोबेबिलिटी का जोड़, जितने भी प्रोबेबिलिटी होता है ना, सिग्मा पी कितना होता है, 1। ये मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में भी। क्या बोलते हैं उसको, रैंडम वेरिएबल एक्सपेक्टेड वैल्यू में सारे प्रोबेबिलिटी का जोड़ कितना होता है, 1। तो बताओ यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या क्या है, 0 का प्रोबेबिलिटी, 1 का प्रोबेबिलिटी, 2 का प्रोबेबिलिटी, 3 का प्रोबेबिलिटी, इन सब का जोड़ कितना होगा, 1। तो जब कभी ये पूछेगा ना एटलीस्ट 1, ये क्या है, एटलीस्ट 1। तो बताओ ये किसके इक्वल होगा। एक बार मैं समझा देता हूँ अच्छा से, उसके बाद फिर इतना करने की ज़रूरत नहीं है, फिर तो फटाफट निकाल दोगे। 1 माइनस क्या कर दो, 0 प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है ना, तो 1 में से 0 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हटा दोगे तो क्या बचेगा, एटलीस्ट 1। और इसी को हम क्या बोलते हैं, कितना सक्सेस, एक्स मान लो चाहे जो मान लो, आर मान लो, मोर देन इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 का मतलब है सक्सेस कितना हो, 1 हो या 1 से ज़्यादा। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 सक्सेस, ऐसे निकाल दो। तो कभी भी एटलीस्ट 1 पूछे तो आपको ये काम कर देना है। तो बताओ क्या आएगा आंसर यहाँ पर, 1 माइनस, अब 0 का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो एन सी 0, एन कितना 3 C 0, पी की पावर, पी कितना 1/6 की पावर 0,
5/6 की पावर 3 माइनस 0 मतलब 3। 1 माइनस 3 से 0 1 होता है, किसी का पावर 0 भी 1 होता है, तो आंसर क्या आया 5/6 का क्यूब। बस यही आंसर, ये इसका आंसर है। आप देखोगे ना तो बुक में इतना ही आंसर लिखा हुआ है, या हो सकता है कहीं पर ऐसा हो तो आप एलसीएम जानते एलसीएम ले लो। 6 का क्यूब कितना होगा 216, इधर गया 216 में से 125 माइनस कर दो, तो जो आएगा ना आंसर ऊपर हो सकता है कि सोल्व करके लिखा हो 216 माइनस 125, 5 का क्यूब होगा ना कितना आया जी 91। तो आंसर हो सकता है ऐसा हो 91/216, ये भी हो सकता है। तो समझो इस चीज़ को। तो बाइनोमियल कब लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, उसका ये फार्मूला आप देख रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल और देखो, मान लो यहाँ पर क्या लिखा है 10 प्रोडक्ट, मान लो 10 क्वेश्चन ऐसा है, प्रोडक्ट्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम ए लॉट। एक लॉट में बहुत सारा सामान होता है ना, उसमें से 10 प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट किया, ठीक है। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 8 आर डिफेक्टिव। क्या प्रोबेबिलिटी है, कम से कम 8 डिफेक्टिव है। इफ प्रोडक्शन results in 40% डिफेक्टिव, 40% डिफेक्टिव, ये क्वेश्चन है। अब देखो कहने का मतलब कहीं पर कोई सामान बनता है ना, प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा है ना, वहाँ से आपने क्या किया ये 10 प्रोडक्ट सैंपल उठा लिया। अब 10 में उठाया तो क्या हो सकता है, उसमें हो सकता है कि 0 खराब हो सकता है एक भी खराब ना हो, नहीं 40% डिफेक्टिव बनता है। कहीं पर मान लो 1000 2000 बन के तैयार है, 1000 2000 बन के तैयार है, वहाँ से तुमने 10 निकाला, हो सकता है 10 में 0 डिफेक्टिव हो, 1 डिफेक्टिव हो। याद करो बाइनोमियल का सारे कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। कैसे, आप 10 प्रोडक्ट के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आपस में सभी प्रोडक्ट क्या है इंडिपेंडेंट, कोई डिफेक्टिव होगा या नहीं होगा दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंडिपेंडेंट। किसी भी प्रोडक्ट के साथ वही बात होगा, ख़राब होगा या ख़राब नहीं होगा, ख़राब होना सक्सेस। अब यहाँ पर डिफेक्टिव ही पूछा है तो डिफेक्टिव होना ही सक्सेस है, तो किसी के साथ वही बात होगा, सक्सेस या फेलियर, डिफेक्टिव या नॉट डिफेक्टिव। तो हम क्या चाहते हैं, 10 में क्या प्रोबेबिलिटी है कि कम से कम 8 खराब हो, कम से कम 8 लिखा है तो कम से कम 8 होगा, चाहे 9 होगा या 10 होगा। अब इसको आप माइनस करके नहीं निकाल पाओगे, इसमें आपको लेंदी तरीक़ा से निकालना ही पड़ेगा। तो बाइनोमियल बिल्कुल अप्लाई होगा, क्योंकि बाइनोमियल के सारे कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं, बाइनोमियल बिल्कुल अप्लाई होगा। मैं फटाफट लिखता हूँ n बराबर 10, और यहाँ पर बच्चे डिफेक्टिव को ही सक्सेस मानोगे, या मत करना फिर डिफेक्टिव होना कोई सक्सेस वाली बात है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलोगे तो यही करना पड़ेगा, डिफेक्टिव का ही क्वेश्चन है ना, इसी को आप मान के चलोगे सक्सेस। तो ये डिफेक्टिव, तो बताओ डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी कितना, 40%, ये रहा 0.4, डिफेक्टिव नहीं होने का 0.6। तो ऐसे केसेस में आपको ना प्रोबेबिलिटी दिया होगा, लेकिन डाइस होगा, चाहे कॉइन होगा, चाहे मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है, तो ऐसे में प्रोबेबिलिटी नहीं दिया होता है, खुद ही निकल जाता है ना। पिछले बेसिक कॉन्सेप्ट ये हो गया। और हमसे क्या पूछा है, पूछा क्या प्रोबेबिलिटी है कि सक्सेस कितना हो, आर, सक्सेस कितना, एटलीस्ट 8 का मतलब यही है, 8 या 8 से ज़्यादा। तो बताओ एटलीस्ट 8 का मतलब हुआ कितना, इसका मतलब हुआ यहाँ मैं लिख रहा हूँ, इसका मतलब हुआ 8 हो खराब, या 9 हो, या 10 में 10 हो। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 9 10 ये निकालना है, ये माइनस करके नहीं निकलेगा, अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो बताओ क्या लिखोगे, 10C8 P की पावर 8 Q की पावर ये 2 प्लस 10C9 सक्सेस की पावर P की पावर 0.9, और ये क्या है 0.6 की पावर 1, ठीक है, प्लस 10 में से 10 0.4 की पावर 10 इंटू 0.6 की पावर 0। तो सोल्व करोगे तो ये सोल्व करके निकालना पड़ेगा। अब आप सोल्व करके निकाल लेना, ये कितना होगा 10C8 क्या होगा 10C2 के इक्वल, तो 10 इंटू में 90,
तो ये हो गया 45 इंटू 0.4 है ना, 0.4 का 8 इंटू करोगे तो इंटू इक्वल 2 बार, 3 बार, 4 बार, इंटू इक्वल 8 बार, इंटू में 0.36 ये, और 45 इंटू कर देते हैं इंटू 45, तो इंटू करके पूरा निकल गया 0.01 और उसके बाद 06 है ऐसे, प्लस ये कितना होगा, ये होगा 10, ये होगा 10, तो ये 0.4 इंटू इक्वल 2, 3, 4 इंटू इक्वल 9, 8 बार हो गया, इंटू में 0.4 इंटू 0.6 इंटू 10, प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम आने वाला है, तो यहाँ क्या लिखोगे 0.0016, कितना 4 डिजिट, मैंने कितना लिया 4 डिजिट, सही है। तो इस तरह से आप निकालोगे, ये कितना होगा, ये 1 होगा और ये भी 1 हो गया, तो 0.4 की पावर 10 होगा, 0.4 इंटू इक्वल 2, 3, 4, 5 इंटू इक्वल 10, तो ये काफ़ी कम आ रहा है प्रोबेबिलिटी, 0.0001 के बाद इतना आएगा। तो इस तरह से आप जोड़ दोगे ना, तो 0.0106 प्लस 0.0016 प्लस 0.0001, फाइनली आंसर आ गया बच्चे। देखो, तो कभी ऐसे क्वेश्चन अगर लेंदी आ जाए ना जिसमें टाइम लगेगा, तो वही प्लानिंग करना है आपको कि इसको स्टार्टिंग में किया जाए कि आखिरी में किया जाए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो जल्दी जल्दी बनने वाला होता है। तो इसी वजह से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को पहचान लेंगे और लास्ट में एक बार फिर से सेकेंड ट्रायल में 3-4 राउंड चलना चाहिए। एक राउंड 1 कि भाई 60-70 क्वेश्चन जो है ना फटाफट 10 सेकंड 20 सेकंड वाला होता है, फटाफट बन जाए एक राउंड में उतना। फिर राउंड 2 चलाओ जिसमें 1 मिनट वाला क्वेश्चन हो, 1 मिनट 2 मिनट वाला, ठीक है। उसके बाद 4-5 क्वेश्चन बच गया, लास्ट में टाइम बचे तो ठीक है, नहीं तो और भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं। किसी क्वेश्चन में उलझ के नहीं रहना है कि बनाते बनाते 10 मिनट का टाइम निकल गया तो हो गया, फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो ये प्लानिंग करना आपको। चलो, तो ये आपको मैंने बता दिया कि कैसे निकालते हैं। अब क्या पढ़ना है आपको, प्रॉपर्टीज़। और प्रॉपर्टीज़ फिर मैं सारे पॉइंट को ना बुक में दिखा दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा मैं अलग से। ये कहलाता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। यही 3 सीक्वेंस में आपको पढ़ना, क्या कब लगाते हैं, फार्मूला क्या है, कुछ एग्जाम्पल कैसे कैसे प्रॉपर्टी निकलता है, और फिर प्रॉपर्टीज़, इन सब के प्रॉपर्टीज़ भी हैं। ये देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसमें कुल 5 पॉइंट्स हैं, कुल मिला के 5 पॉइंट्स है। और वो पॉइंट्स क्या क्या है फिर आपको मैं बुक में दिखाऊंगा, ठीक है, उसको फिर एक्सप्लेन कर देंगे। देखिए पहला ये रहा, ठीक है, दिख रहा होगा, देखो 1 2 3 तो दिख ही रहा है, बीच में मैंने क्या किया ना एग्जाम्पल लिख दिया है। ये 4 लास्ट में है 5, पूरा पेज से बाहर जा रहा है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अब ऐसा करो, पहले 3 पॉइंट को देखो, पहला जो ये 3 पॉइंट है इसको देखो, ठीक है। फर्स्ट 3 पॉइंट को देखो, ठीक, दिख ही रहा होगा। चलो, पहला पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट है, ये क्या लिखा है, किसी भी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। ये देखो, किसी भी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, किसी भी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 0 या उससे ज़्यादा होगा। प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 0 या उससे ज़्यादा। और सभी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी का जोड़ कितना होगा, 1। ये मैंने अभी बता दिया था, मतलब P0 प्लस P1 प्लस P2 अप टू Pn, सारे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी का जोड़ कितना आएगा, 1। पहला पॉइंट ये हो गया, किसी भी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 0 या फिर ज़्यादा होगा, सबका जोड़ 1 होगा। ओके, सेकेंड पॉइंट पे आ जाओ। बहुत बार क्वेश्चन पूछा थ्योरी में, तुरंत बन जाता है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज बाई पैरामीट्रिक। ये बाई पैरामीट्रिक है, इसके 2 पैरामीटर होते हैं। क्या होता है पैरामीटर, n होता है और p होता है, n और p। बायनोमियल के 2 पैरामीटर होते हैं, n होता है और p होता है। ये देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बाई पैरामीट्रिक कहलाता है, इसके 2 पैरामीटर होते हैं और ये उसका सिंबल होता है, x फॉलोज बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और ये इसका सिंबल है, पहचान करना। कहीं ऐसा लिखा आ जाए ना, समझना बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये x बायनोमियल को फॉलो कर रहा है, जिसमें ये n होता है और ये p होता है। n और p 2 इसेंशियल पॉइंट है, इसको बोलते हैं पैरामीटर ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जिस चीज़ से ना बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पहचान बना है, क्या चीज़ पहचान बना है जी, कितने बार एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे n, और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये 2 चीज़ बता दो तो फिर हम किसी भी चीज़ का प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे। ये 2 बात तो पता होना ही चाहिए, तो इसीलिए कहलाता है इसको पैरामीटर ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, n और p। तो कोई पूछे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के कितने पैरामीटर होते हैं, 2, n और p, और सिंबल को पहचानना, सिंबल ही पहचान लेना। कभी ऐसा लिखा आ जाए तो शुरू वाला n होता है, बाद वाला p। तीसरा पॉइंट क्या लिखा है,
बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन का फॉर्मूला होता है एनपी, वेरिएंस का फॉर्मूला मीन क्या होता है एनपी, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है एनपीक्यू। अगर वेरिएंस होता है एनपीक्यू तो स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता है वेरिएंस का रूट ये हो गया। और बीच में एक बात और लिखा हुआ देख लो, मीन वो क्या होता है ऑलवेज मोर देन वेरिएंस। ठीक है, एक ही बात, इसमें 4 चीज़ है, मीन का फॉर्मूला एनपी, वेरिएंस एनपीक्यू, स्टैंडर्ड डिवीजन रूट में एनपीक्यू, और फिर क्या लिखा है मीन इज ऑलवेज मोर देन वेरिएंस। ये क्वेश्चन थ्योरी में है, बहुत बार पूछा है कि किस डिस्ट्रीब्यूशन में मीन वेरिएंस से बड़ा होता है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। अब क्यों बड़ा होगा देखो ठीक से, तो मीन एनपी है, अब वेरिएंस है एनपीक्यू। भाई एनपी मीन है ना, तो एनपी को क्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एनपी फिर छोटा हो जाएगा। क्यों, क्यू फ्रैक्शन है ना, प्रोबेबिलिटी है, फ्रैक्शन है ये, तो एनपी को मल्टीप्लाई करोगे क्यू से तो ये एनपी से और कम आ गया, इसीलिए वेरिएंस क्या होता है मीन से छोटा होता है। या उल्टा बोल दो, मीन क्या होता है वेरिएंस से बड़ा होता है। तो इसी पे एक दो एग्जांपल है, अब जरा एग्जांपल है तो हम लोग बुक में देख लेते हैं। देखो ये एग्जांपल जो है ना काफ़ी अच्छा एग्जांपल है। जैसे एग्जांपल आ जाए 4, पीछे भी एग्जांपल दिया हुआ था, 48 पेशेंट है और डॉक्टर साहब कोई है जो सबके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। मान लो कि चलो वो क्या बोलते हैं कोरोना वायरस हो गया सबको, तो देखते हैं एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि कितना सही होता है, कितना को रिकवरी होता है, कितना को रिकवरी नहीं होता है। यहाँ देखो चांस ऑफ रिकवरी कितना 75% ये निकला। अभी कहाँ पे निकला जी, तो अब तक जो ट्रैक रिकॉर्ड है कोई किसी डॉक्टर का कि भाई अब तक उन्होंने कितना को ठीक किया है, नहीं ठीक किया, उनका सक्सेस रेट पास्ट में क्या रहा अब तक, तो उसी हिसाब से नॉर्मल मेडिसिन चल रहा है, ये चांस ऑफ रिकवरी हो गया। तो पूछा मीन रिकवरी क्या है और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिकवरी क्या है। तो रिकवरी को हम क्या मानेंगे सक्सेस, रिकवरी हमारा क्या है सक्सेस, मतलब यही हमारा वेरिएबल है एक्स, यही हमारा सक्सेस है, यही सक्सेस होगा। ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है बट मैं लिख देता हूँ। तो एन दिया हुआ है, सक्सेस की बात है, सक्सेस की प्रायोरिटी दिया हुआ है, बताओ मीन पूछा और स्टैंडर्ड डेविएशन, तो और कोई रास्ता नहीं है, यही बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ही हिसाब होगा। एन मालूम है, पी मालूम है, एन और पी से मीन निकालना बाइनोमियल ही है, तुरंत दिमाग में आना चाहिए आपको। तो मीन होगा एन इंटू पी, मल्टीप्लाई करो 36, और क्या पूछा स्टैंडर्ड डेविएशन, तो क्या होगा अंडर रूट में एन पी क्यू, कितना आ गया 3, तो मीन आया 36, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया 3। अच्छा अगर मैं इसे पूछूँ आपसे बताओ वेरिएंस कितना है, तो क्या बोलोगे वेरिएंस, तो वेरिएंस क्या होता है जी स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9 आ गया। देखो एक चीज़ और करो, मीन कितना है 36, वेरिएंस कितना है 9, देख लो मीन क्या है वेरिएंस से ज़्यादा है और होना भी चाहिए। तो एक एग्जांपल ये हो गया आपका। अगला एग्जांपल देखो, ये सभी एग्जांपल इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है। जैसे उल्टा क्वेश्चन है, उल्टा क्वेश्चन क्यों है, यहाँ एन मालूम है पी मालूम है, तो आपने निकाला मीन और वेरिएंस, ये उल्टा है, मीन मालूम है बाइनोमियल का मीन मालूम है और स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम है, तो क्या पूछा पैरामीटर निकालो, व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एन कितना पी कितना, एन और पी पूछा है। तो चलो सॉल्यूशन देखो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। क्या सॉल्यूशन है, तो मीन कितना एन पी 3, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है एन पी बराबर 3, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है अंडर रूट एन पी क्यू कितना है 1.5, स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग करने पे क्या मिला है एन पी क्यू बराबर कितना 2.25। तो आपके सामने दो इक्वेशन आ गए, एक आया एन पी बराबर 3 और दूसरा आ गया एन पी क्यू बराबर 2.25, मीन बराबर 3 और ये क्या वेरिएंस कितना एन पी क्यू 2.2। चेक करो एक चीज़, क्या मीन वेरिएंस से ज़्यादा है कि नहीं, बिल्कुल है, इसका मतलब ये क्वेश्चन सही है। मान लो बाई चांस स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ क्या होता है 2 होता है, 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ गया 4 आ गया, तो ये मीन से बड़ा आ गया, इसका मतलब क्वेश्चन ही गलत है। ये कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आता है ट्रू और फॉल्स में, लिखा होगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 3 और स्टैंडर्ड डेविएशन 2, बताओ ये ट्रू होगा या फॉल्स, तो क्या होगा फॉल्स, क्यों क्योंकि इसमें उल्टा हो गया, मीन छोटा हो गया वेरिएंस से। तो फिलहाल ये क्वेश्चन सही है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और सोल्व करने का तरीका सुनो। इस मीन को उठा के यहाँ रख दो एन पी की जगह, ये 3 यहाँ रख दो, क्या हो गया 3Q बराबर में 2.25, ये देखो एन पी को यहाँ रखो, तो ये क्या आ गया 3Q बराबर ये, तो Q कितना होगा, इसको 3 से डिवाइड कर दो, इसको 3 से डिवाइड कर दो, तो ये मिला Q से क्या मिल जाएगा P, कैसे 1 में से माइनस कर दो Q, तो P मिल गया। इस P को उठा के इसमें रख दो, NP में रख दो इसमें, तो P बराबर यहाँ रख दोगे तो N कितना होगा 3 को डिवाइड करो P से, 3 को डिवाइड करो P, B कितना है 0.25, तो N बराबर कितना 12 आ जाएगा। तो कैलकुलेशन को चेक करना बच्चे, ये बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2 एग्जाम्पल भी हो गया।
इसी में अब देखो आप, इसी प्रॉपर्टीज़ के बाद ये 3 पॉइंट हो गया ना, 3 पॉइंट के बाद ये देखना, जरा 2 बात लिखा हुआ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसी में ये कोई अलग से पॉइंट नहीं है, उसी पॉइंट के अंदर ये देखो, कोई पूछे कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस मैक्सिमम कब होता है, बायनोमियल का वेरिएंस मैक्सिमम कब होता है, या बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक कब होता है, ये 2 चीज़ है, ध्यान से देखना। देखो ये P यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, P छूट गया है, ये जो है ना यहाँ पर क्या होगा, कैपिटल P लगा लो। देखो सीधा नट सेल में याद कर जाओ, क्या, जब बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हाफ होता है, हाफ आधा, अगर बायनोमियल का सक्सेस की प्रोबेबिलिटी जब हाफ होता है तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में 2 बातें होती है, क्या, पहला वेरिएंस जो होता है वो मैक्सिमम होता है, बायनोमियल का वेरिएंस क्या होगा, मैक्सिमम, और वो मैक्सिमम वेरिएंस कितना होता है, n/4। उल्टा क्वेश्चन कोई पूछे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस मैक्सिमम कब होता है, जब P बराबर हाफ होगा, और मैक्सिमम वेरिएंस कितना होता है, n/4। n/4 कहाँ से मिला, क्योंकि वेरिएंस का फॉर्मूला होता है ना n, P और Q। तो वेरिएंस मैक्सिमम कब होता है, जब P हाफ होगा, तो जब P हाफ होगा तो भाई Q भी तो हाफ ही होगा, तो सोल्व करोगे तो क्या मिला, n/4, ये मिला वेरिएंस, मैक्सिमम वेरिएंस n/4। तो बिल्कुल याद कर जाओ, जब P बराबर हाफ होगा, अभी सब मैक्सिमम मिनिमा से आया हुआ है, डेरिवेशन से आया हुआ है, आपको याद करना है। बायनोमियल का वेरिएंस मैक्सिमम कब होगा, जब P हाफ होगा, या ऐसे उल्टा बोल दो, जब Q हाफ होगा, और मैक्सिमम वेरिएंस कितना होगा, n/4, याद रखना। दूसरा चीज़, जब P हाफ होता है तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में एक और बात होता है, क्या, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक हो जाता है। क्या होता है सिमेट्रिक, जैसे प्रोबेबिलिटी है ना, 0 रखोगे, 1 का प्रोबेबिलिटी, 2 का प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी शुरू में धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर मैक्सिमम होगा, और फिर उसी रेट से डिक्रीज करेगा। तो इसके लेफ्ट साइड में जैसा ग्राफ है वैसा ही ग्राफ इधर है, ये मान लो x हो गया, और ये कौन सा एक्सिस है, ये प्रोबेबिलिटी का एक्सिस है, ठीक है। तो जैसे जैसे प्रोबेबिलिटी आप देखोगे 0 से 1, 1 से 2, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा, मैक्सिमम होगा, फिर उसी रेट से डिक्रीज करेगा। तो जैसा ग्राफ इधर है वैसे ग्राफ इधर है, ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। और ऐसा कब होगा, हमेशा नहीं, जब P हाफ होगा तब होता है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक। और दुनिया में जो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होता है उसका मीन मीडियन मॉड इक्वल होता है। तो फिर बताओ, कोई पूछे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक कब होता है, तो जब P हाफ होगा। या ऐसा पूछे कि बायनोमियल का मीन मीडियन मॉड कब इक्वल होता है, तो ऑप्शन रहेगा हमेशा इक्वल होता है, दूसरा रहेगा जब P हाफ होता है, तीसरा रहेगा जब P 0 होता है, ठीक है। तो ये पहचान लेना है। तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक हमेशा नहीं होता, कब होता है, जब P इक्वल टू हाफ होता है। तो ये आपको इसी के साथ में याद रखना है। अगले पॉइंट पे आ जाओ, लिखा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनी और बाई मॉडल, ये चौथा पॉइंट आ गया। देखो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के कोई पूछे कितने मॉड होते हैं, तो आप बोलोगे बायनोमियल के 1 मॉड होंगे या 2 मॉड होंगे, 1 मॉड या 2 मॉड होंगे। भाई 1 मॉड या 2 मॉड किस बात पे डिपेंड करता है, तो डिपेंड करता है n+1 इंटू P। काफ़ी ये बायनोमियल थ्योरम है एक, ठीक है, हायर स्टडी भी होते हैं उसके ऊपर, वहाँ से रिजल्ट आया हुआ है ये। तो आपको बस सिंपली याद कर जाना है। पहला पॉइंट, कोई पूछे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के कितने मॉड होते हैं, मॉड मतलब क्या, ऐसा कौन सा x होगा, कौन सा सक्सेस होगा जिसका प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगा। जिसका प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम, याद करो मॉड क्या होता है, जिसका फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम या प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो उसी को हम बोलते हैं मॉड। तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के 1 मॉड होंगे या 2 मॉड होंगे। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हैज 1 मॉड और 2 मॉड, डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ n+1 इंटू P। इफ n+1 इंटू P इज एन इंटीजर, n में 1 प्लस करो, P से मल्टीप्लाई करो, सोल्व करो। इफ दिस वैल्यू इज इंटीजर मीन्स बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हैज 2 मॉड, बाई मॉडल। एंड व्हाट आर दैट मॉड्स, तो फर्स्ट मॉड इज n+1 इंटू P एंड अदर इज 1 लेस। मान लो n में 1 प्लस करो और P से मल्टीप्लाई करो, सोल्व करने पे क्या मिला, 4 क्या इंटीजर। तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के 2 मॉड होंगे, क्या क्या होंगे, तो एक खुद 4 होगा और दूसरा उससे 1 कम 3 होगा। एकदम सिंपल है, प्रोसेस को याद करना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन n+1 इंटू P अगर इंटीजर नहीं है, नॉट एन इंटीजर, तो कितने मॉड होंगे, एक ही मॉड होंगे। और वो मॉड क्या होंगे, तो n+1 इंटू P का इंटीग्रल पार्ट। क्या मतलब हुआ जी, आपने सोल्व किया तो मिला 4.3, अब 4.3 है तो एक ही मॉड मिलेगा, और मॉड क्या होगा, तो 4.3 का इंटीग्रल पार्ट। क्या होगा इंटीग्रल पार्ट, 4। तो सिंपल देख लो यहाँ पर आंसर निकालने का, कि ये पूछा कि बताओ मॉड ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मॉड क्या होगा।
तो बताओ x बिलोंग्स टू दिस, इसी को देखते ही पहचान, यहाँ पर बायनोमियल नहीं भी लिखा होता ना तब भी आपको पहचान लेना है। कोई पूछा होता मॉड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दिस, इसको देख के आप समझ जाओगे ये तो बायनोमियल है। जिसका n कितना 7, p कितना 1/3, ये पहचान है। तो देख लो n+1 करो 7+1 8 इंटू में p करो 1/3, क्या मिला 2.66। ये इंटीजर नहीं है तो कितने मॉड होंगे, एक ही मॉड होंगे, यूनी मॉडल। अब मॉड क्या होगा, इसका इंटीग्रल पार्ट कितना है 2, इंटीग्रल पार्ट क्या है इसका 2। तो ध्यान दो मॉड जो होगा ना कभी फ्रैक्शन में नहीं आएगा, गौर करना। अगर ये इंटीजर है तो 2 मॉड होंगे, ये और एक कम, ये भी आंसर क्या आएगा होल नंबर। अगर फ्रैक्शन में आ जाए ना तभी इंटीग्रल पार्ट ही मॉड होगा। तो किसी भी बायनोमियल का जो मॉड है वो फ्रैक्शन में नहीं आएगा, फ्रैक्शन में होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि 0 1 2 3 उसी में से कोई ना कोई मॉड होगा तो इंटीजर आएंगे। तो ये याद रखना आपको, ठीक है। तो जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल यहाँ पर अपने मन से बता देता हूँ, कोई क्वेश्चन पूछ ले, ऐसे पूछ ले, मान लो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखो क्वेश्चन है फॉर ए ये बताओ सिमेट्रिक बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद n बराबर 20, n बराबर 20, तो बताओ उसका मीन क्या होगा। जो पूछ ले मीन क्या होगा, या पूछ ले वेरिएंस क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ ले। तो बताओ मीन क्या होगा, तो मीन होगा NP। और बताओ सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक तो n तो दिया है 20, और सिमेट्रिक है तो p कितना होगा, पक्का p हाफ होगा, तो मीन कितना होगा 10। अगर वेरिएंस पूछ ले तो बताओ सिमेट्रिक में वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस होता है n/4, n दिया है 20, 4 से डिवाइड कर दो 5, देखो कितना छोटा आंसर होता है इसके, 10 सेकंड भी नहीं लगेगा आपको पूरा सेट करने तक में, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ क्वेश्चन अब और देखो, क्वेश्चन ये आ जाए कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, और मान लो मीन दिया हुआ है, मीन कितना दिया, मान लो मीन दे दिया कुछ भी लिख दो 4, और क्या बोलते हैं उसको वेरिएंस दे दिया कितना 3, और क्या पूछा, चलो मॉड निकालो कि इसका मॉड क्या होगा। तो अब इसमें क्या करना होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। फटाफट क्या लिखना होगा, मीन बराबर 4, वेरिएंस क्या होता है NP³ बराबर 3, इस मीन को NP के जगह पुट करो, यहाँ पर 4 पुट करो, क्या मिला ये 4Q बराबर 3। तो बताओ यहाँ से Q कितना मिला 3/4, Q से क्या निकाल लो P निकालो, P कितना निकला 1/4, फटाफट निकला। तो अब N निकल गया, आ जाए इसको यहाँ पुट करो, P है ना 1/4, इसको यहाँ पुट करो यहाँ पर 1/4, तो n इंटू 1/4 इक्वल टू 4, इससे n क्या मिला 16 मिला। तो ये भी क्वेश्चन हो गया कि n पूछ ले, p पूछ ले, जो भी पूछ ले, लेकिन यहाँ मॉड पूछा। जैसे मॉड पूछा ना तो मॉड के लिए आप अपने आप क्या करोगे, n+1 इंटू p निकालो, n कितना 16 + 1 17 इंटू में 1/4, क्या होगा 17 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 4.25। बताओ ये क्या है, नॉट इंटीजर, ये क्या है, यह है जी नॉन इंटीजर, नॉन इंटीजर है तो कितना मॉड होगा, यूनी मॉडल, एक ही मॉड होगा, यूनी मॉडल एक ही मॉड होगा। और बताओ मॉड बराबर क्या होगा, इसका इंटीग्रल पार्ट कितना है 4, तो मॉड आ गया 4। ये देखो समझ में आ गया होगा ये क्या प्रोसेस है। इसके बाद क्या बच्चे, एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ, 5वां प्रॉपर्टी है, ठीक है, एडिटिव प्रॉपर्टी है ये, इसका 5वां प्रॉपर्टी है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के 5th प्रॉपर्टी। ये क्या बताता है कि 2 बायनोमियल को जोड़ोगे ना तो बायनोमियल ही होगा। ये देखो ये बुक में 5वां प्रॉपर्टी जो लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है देखो, ये क्या लिखा है, x फॉलोज फर्स्ट बायनोमियल, y फॉलोज सेकेंड बायनोमियल। तो x + y करोगे ना तो ये फॉलोज करेगा थर्ड बायनोमियल को, मतलब 2 बायनोमियल को जोड़ोगे तो बायनोमियल आएगा। 2 बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज एडेड व्हेन देयर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज सेम। ध्यान दो, x फॉलोज कर एक बायनोमियल को, y फॉलोज कर दूसरा बायनोमियल को, तो x + y फॉलो करेगा तीसरा बायनोमियल को। अब तीसरा बायनोमियल कैसे निकालोगे, तो इसका n को जोड़ दो, n1 + n2। ध्यान देना यहाँ p और यहाँ p सब सेम है, मतलब 2 बायनोमियल को आप जोड़ोगे तो आएगा बायनोमियल ही, लेकिन हमेशा नहीं ऐड होता है। 2 बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट ऑलवेज एडेड। कब ऐड होगा, नाम ही है एडिटिव प्रॉपर्टी,
मतलब दो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को आप कब ऐड करोगे, व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज सेम। यहाँ पी सेम है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो क्या मिलेगा एक्स प्लस वाई। वो किसको फॉलो करेगा, तो वो भी फॉलो करेगा बाइनोमियल को ही। उसका पैरामीटर क्या होगा, तो एन हो जाएगा n1 + n2, एन का जोड़। अब पी हर जगह सेम रहेगा। जैसे देखो ये क्वेश्चन है, ये पहला बाइनोमियल है एक्स, दूसरा बाइनोमियल है वाई। ये एक्स इसको फॉलो कर रहा है, वाई इसको फॉलो कर रहा है, तो एक्स प्लस वाई किसको फॉलो करेगा, तो 5 और 3 जोड़ दो 8, और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा 0.6। तो एक जनरल रूल है, देखो एक जनरल रूल क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है, दो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को जोड़ोगे, ठीक है, ये पहला बाइनोमियल है, ये दूसरा बाइनोमियल है, इसको जोड़ोगे तो आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ही मिलेगा। कौन सा, तीसरा। जनरल रूल तो यही है, बाइनोमियल जोड़ोगे तो बाइनोमियल ही आएगा। जनरल रूल यही है, क्या, पॉइसन जोड़ोगे, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन 1, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन 2 जोड़ोगे तो एक तीसरा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन ही आएगा। बस ध्यान ये देना है कि ये कब ऐड होता है, क्या कंडीशन है ऐड करने का। ऐड होगा तो बाइनोमियल ही मिलेगा, पॉइसन जोड़ोगे तो पॉइसन ही मिलेगा। दो नॉर्मल जोड़ोगे तो नॉर्मल ही आएगा, ऐसा नहीं कि एब नॉर्मल आ जाएगा। दो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जोड़ोगे तो तीसरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही आएगा। बस आपको ये देखना है प्रॉपर्टी में ये ऐड कब होगा, ठीक है, बस ये चीज़ देखना है। या फिर समझ लो दो काई को जोड़ोगे तो काई आएगा, काई का सिंबल होता है ऐसे करके ना, ये बड़ा सा ऐसे वर्टिकली एक्स को लिख करके और ऐसे वर्टिकली खींच दो ऐसे, तो उसको काई बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, CHI, काई स्क्वायर नहीं था एक डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूस, ये बोलते हैं काई स्क्वायर। पहला काई स्क्वायर एक दूसरा काई स्क्वायर को जोड़ोगे तो एक तीसरा काई स्क्वायर ही मिलेगा, तीसरा ये स्क्वायर है, ये तीसरा काई स्क्वायर ही मिलेगा, ठीक है। ये समझ लो, मैंने इसको चाय बोला था, दो तरह का चाय मिलाओगे तो तीसरे तरह का चाय मिलेगा, बस सिंपल सी बात। ये जनरल रूल तो यही है, जनरल रूल यही है। बस याद क्या रखना होता है कि कब ऐड होगा। तो बाइनोमियल में क्या याद रखना है, बताओ, दो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कब ऐड होगा, तो जब n तो कुछ भी हो, इसका n कहे कुछ भी हो, लेकिन p सक्सेस की प्रोबेबिलिटी इसका और इसका एकदम सेम होना चाहिए, और इसका भी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल वही सेम आएगा। तो इसके ऊपर कोई खास क्वेश्चन नहीं बनता है, वही प्रॉपर्टी है। तो एक बार फिर से आप ये देख लो, ठीक, यही है, ठीक है, एग्जाम्पल 7 तक। तो ये एक वीडियो बन गया आपका, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया। अगला करेंगे हम लोग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, करते हैं इसको भी।